कि डैनी अपने मखसूस अहदाफ लेकर दिल्ली पहुंचा हुआ है। दिल्ली पुलिस के एक बड़े अफसर ने अपना नाम जाहिर न करने की इस्तदा के साथ यह ख्याल जाहिर किया था कि एक कत्ल में डैनी ने दानिस्ता लेजर गन इस्तेमाल की थी, ताकि इस तरह वो दिल्ली में अपनी मौजूदगी का ऐलान करके आला सरकारी अफसरों में खौफ व हिरास की लहर तोड़ा सके। सांप निकल चुका था और दिल्ली की इंतजामिया लकीर पीटने में मसरूफ थी। डैनी की बरबरीयत का मुतवक्का निशाना बनने वाले सरकारी अफसरों और सरकर्दा लीडरों के लिए फौरी तौर पर मुसल्लह मुहावजों की टुकड़ियां मामूर कर दी गई थीं और दिल्ली के अहम सरकारी इलाकों में जंग का ससावा नजर आने लगा था। अखबार में एक तरफ मेरी मौजूदगी का ऐलान था, दूसरी तरफ दिल्ली में बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ और छापों की इतलात थी। सारे जराइम मेरे सर थोप दिए गए थे, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सारी कार्रवाइयां दिल्ली के मुसलमानों के खिलाफ नहीं थी। मगर अखबार में इस बदतरीन मजहबी इम्तियाज का कोई तस्करा नहीं था। मैंने बहुत गौर से अखबार के चारों सफ़े देख डाले, लेकिन मुझे कहीं भी मजहर खान और गजाला के नाम नजर नहीं आए। शहर में एक नामवर मुजरिम की मौजूदगी के हरास में मुब्तला होकर आला अफसरों ने छोटे मोटे मुश्तबा अफराद को यकसर नजरअंदाज कर दिया था। वो कुदरत की तरफ से एक गैबी तायद थी। इशारे मिल रहे थे कि हम दोनों को हिफाजत के साथ अमृतसर बल्कि भारत से निकल जाने की मोहलत मिल चुकी थी। मुझे पूरा यकीन था कि जूं ही किसी अफसर को यह ख्याल आ गया कि डैनी किसी गैर मारूफ रूप में दिल्ली की आम आबादी में रोपोश है, तो सबसे पहले मजहर खान का नाम उनकी तवज्जो का मरकज बनेगा और फिर हर तरफ उसी नाम का शोरा हो जाएगा। मैंने अखबार खत्म करके एक तरफ डाल दिया। ये साला डैनी भी कुछ चलावा लगता है, बिंगू ने बदमजगी से कहा। अखबार वालों ने उसे बिला वजह हीरो बनाया हुआ है। हर 2-4 महीने बाद इसके नाम की सुर्खियां लगती रहती हैं। कभी वो पाकिस्तान में हमारे आदमी मार देता है, कभी अमेरिका में उनका पीछा करता है, और अब तो यार हद हो गई कि वो दिल्ली में दंदना रहा है और उसे पकड़कर इसका सर कुचलने के बजाय उसके नाम से शरीफ लोगों को डराया जा रहा है। मालूम होता है पुलिस, रा और CID में सब नामर्द हो गए हैं। यह सब सरकारी अफसरों का ड्रामा है। गजाला ने वसूख से उसे मजीद गुमराह करने की कोशिश करते हुए कहा। वो अपनी खाल बचाने के लिए ऐसे नाम और किरदार घड़ते रहते हैं ताकि हर टेढ़ा जुर्म उसके सर डालकर आराम से बैठे रहें और कोई उनसे बाजपुरस न करे। तो मेरी बात लिख लो कि वो कभी डैनी को नहीं पकड़ सकेंगे। भाड़ में डालो डैनी को, अपनी पेट पूजा की फिक्र करो। उसने अपने लाए हुए शॉपिंग बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। खाना ठंडा हो जाएगा। बिंगू अहाते में बने हुए बावर्ची खाने से प्लेटें ले आया। गजाला ने खाना निकाला और जिसको जहां जगह मिली उसने वहीं बैठकर अपनी शिकम पूरी शुरू कर दी। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम डैनी ड्रामा शुरू होने से पहले दिल्ली से निकल आए, बिंगू ने लुकमा चबाते हुए कहा। पुलिस वाले अब मुसलमानों का दिल्ली से निकलना मुश्किल कर देंगे और तुम दोनों सिर्फ मुसलमान नहीं पाकिस्तानी भी हो। वो तुम्हारे कपड़े तक उतरवा देते। हमें डैनी और उसके चक्करों से क्या लेना, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। तुम आज हमें यहां से निकाल दो तो फिर जो होता है होता रहे। सब उल्लू के पट्टे हैं। बिंगू जिक्र में दिलचस्पी ले रहा था। मेरी बात लिख लो कि किसी और ने लेजर गन इस्तेमाल करके डैनी को मरवाने की कोशिश की है। दुनिया का कोई मुजरिम इतना बेखौफ और बेवकूफ नहीं होता कि वारदात के बाद अपने खिलाफ कोई खुला सबूत भी छोड़ दे। फिर तुम्हारी दानिश में यह हरकत किसकी हो सकती है? मैंने उसे उकसाया। लेजर गन, इंफ्रारेड चश्मे और दूरबीनें पहले फिल्मों में दिखाई जाती थी। अब सुना है कि अमेरिका में आम है। डैनी के पास एक गन होगी। CIA वाले चाहें तो 100 गन्ने ला सकते हैं। ये इन्हीं की हरकत हो सकती है। वो पक्के हरामी हैं। वो रा के अफसरों को क्यों मारेंगे? इनसे CIA की गहरी दोस्ती है। अमेरिकी किसी के दोस्त नहीं होते, वो अपने मतलब के लिए दोस्ती करते हैं। हो सकता है कि अनिल बिस्वास और नरेश ने CIA वालों का कोई हुक्म मानने से इनकार किया हो और उन्होंने दोनों को इस तरह मरवा दिया कि इल्जाम उनके सर न आए। तुम्हें पूरे अखबार में कहीं CIA का नाम नहीं मिलेगा। तुम बिला वजह इन बातों में अपना सर कपा रहे हो। गजाला ने उसकी जज्बाती और अहमकाना तावील पर कहा। यह बताओ कि तुम्हारी पिकअप कहाँ है? 23,000 में सौदा बन गया, उसने फख्र से बताया। मेरी जेब गर्म थी, मैंने 2,000 तोड़ लिए। नोट देखकर BSF के कर्नल की राल टपकने लगी थी। गाड़ी गोदाम में खाली हो रही है, मेरा आदमी उसे ले आएगा। मैं तुम दोनों की वजह से जल्दी लौट आया। तुम्हारा आदमी पिकअप लेकर यहाँ आएगा? मैंने चौंक कर पूछा। फिर और कहाँ जाएगा? मेरे पास गाड़ियां खड़ी करने के लिए यही एक जगह है, उसने शाने उचकाकर जवाब दिया। जब तक हम दोनों यहाँ हैं अपने आदमियों को दूर रखो। हम किसी के सामने आना पसंद नहीं करेंगे। तुम फिक्र ना करो, कोई कमरे में नहीं आएगा, बाहर से गाड़ी छोड़कर चला जाएगा। जरूरत हुई तो मैं बाहर जाकर उससे मिल लूंगा, बिंगू ने तसल्ली दी। क्या रात को हमें इसी पिकअप से सफर करना पड़ेगा? गजाला ने मुंह बनाकर पूछा। मजबूरी है,
ऐसे कामों के लिए मेरे पास वही एक गाड़ी है, बिंगू ने बेचारगी से कहा। इस सफर में तुम्हें बेआरामी तो होगी, मगर पीछे के लोहे के कैबिन की वजह से वो महफूज है। सफर भी ज्यादा लंबा नहीं है। परसों तुम पकड़े गए थे, ऐसा ना हो कि आज फिर धर लिए जाओ। मैंने अंदेशा जाहिर किया। आज तो मैं नई शान के साथ जाऊंगा, उसने अपना सीना फुलाकर कहा। पिकअप का सौदा होने की वजह से कर्नल से मेरी दोस्ती हो गई है। रात की राहदारी के लिए मैंने उसे 1000 रुपए दे दिए हैं। उसकी एक गाड़ी हमें सरहद तक पहुंचाएगी। बीएसएफ वाले माल बनाने के हर मौका से फायदा उठाते हैं। तुमने उसे बता दिया है कि आज तुम 2 आदमियों को सरहद पार ले जा रहे हो? मैंने पूछा। गाड़ी ले जाने की बात हुई है, अब यह मेरी मर्जी है कि उसे खाली ले जाऊं या इसमें हेरोइन भर लूं। जानते हो कि मनो हेरोइन की मालियत कितनी बनती है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बीएसएफ वाले हमसे ज्यादा काया हैं। वो जानते हैं कि करोड़ों का माल ले जाने के लिए कोई ऐसी फटीचर पिकअप इस्तेमाल नहीं करेगा। बड़े कामों में तेज रफ्तार वाली नई और ताकतवर 4 व्हील ड्राइव गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। तो क्या तुमने जानबूझकर अपनी पिकअप को खराब हालत में रखा हुआ है? गजाला ने पूछा। कौन कहता है कि मेरी पिकअप खराब हालत में है? उसने तेजी से सवाल किया, फिर खुद ही बोलने लगा। इसका इंजन बहुत जानदार और अच्छी हालत में है। बाड़ी मैंने कम पैसों में बनवाई है। बॉर्डर वाले माल नहीं देखते, गाड़ी देखते हैं। मुझसे उन्होंने कभी 2-4 हजार रुपए से ज्यादा की उम्मीद नहीं रखी। लैंड क्रूजर हो तो लाखों से नीचे बात नहीं होगी। इन सालों की ज़हनियत बहुत खराब होती है। मैंने तो सोच लिया कि कभी मुकद्दर ने साथ दिया तो भी फेरों के लिए गाड़ी नहीं बदलूंगा, इसी को ठीक ठाक करा लूंगा। खाने और बातों से फारिग होने के बाद बिंगू उठ गया। तुम दोनों आराम करो, मैं बराबर वाले कमरे में हूं, कोई जरूरत हो तो बुला लेना। वो बदमाश जरूर था, मगर तहजीब से यकसर आरी नहीं था। उसने हमारे सरों पर मुसल्लत रहने के बजाय कमरे से टलकर नहायत शाइस्तगी का सबूत दिया था। शाम को दारू पीने का इरादा हो तो मेरे कमरे में आ जाना। उसने दरवाजे पर रुककर मुझे दावत दी। आज मैंने 3 विलायती बोतलें मंगवाई हैं। यहां से शहनशाह बनकर सफर पर रवाना होंगे। 3 बोतलों और शहनशाही का जिक्र सुनते ही मेरा माथा ठिनक गया और मैंने सख्ती से कहा, बिंगू, आज तुम शराब को हाथ नहीं लगाओगे। मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि तुम अपनी बादशाही की तरंग में किसी से उलझ पड़ो और हमारा सारा प्रोग्राम दरहम बरहम हो जाए। वो रुक कर हंसने लगा। बस इतनी सी बात से डर गए? तुमने आज के काम के पेशगी पैसे देकर मुझ पर एहसान किया है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। शौक का क्या है, वो वापस लौट कर भी पूरा किया जा सकता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम सूखे मुसलमान हो। मैंने उठकर अंदर से दरवाजा बुलेट किया और मसहरी पर दराज हो गया। गजाला मुझसे पहले लेट चुकी थी। पिंगू का लाया हुआ खाना जायके में लजीज और मिकदार में वाफिर था, इसलिए मैंने शिकम सेर होकर खाया था। खलबत और सकून मुयस्सर आते ही मेरे जहन पर गनूदगी तारी होने लगी और मैं ऊँगते ऊँगते नींद की वादियों में उतर गया। गजाला ने झंझोड़ कर मुझे बेदार किया तो कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। बाहर धुंधल का गहरा होता जा रहा था, क्योंकि राहवारे मशरिक अपने दिन भर के सफर के आखिरी मरहले पर थके थके अंदाज में गरूब हो रहा था। मैंने हड़बड़ाकर मसहरी छोड़ी और कमरे से निकलकर गुसलखाने की तरफ हो लिया। बिंगू अपने कमरे के सामने खुले आसमान तले कुर्सी डाले बैठा था। उसकी पिकअप वापस आ चुकी थी और उसके वादे के मुताबिक दूर तक कोई चौथा मुतनफ्फिस नजर नहीं आ रहा था। मैं गुसलखाने से निकला तो बिंगू अपनी कुर्सी समेत गायब था। उसके रोशन कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अपने कमरे के बजाय वहीं चला गया। वो कमरा ज्यादा साफ और आरास्ता था। मुझे अफसोस हुआ कि बिंगू ने हम दोनों को वहां आराम करने की दावत नहीं थी। बिंगू जमाना शनास आदमी था। मेरे तेवर भांप गया और जल्दी से बोला, मैं तुमको यही कमरा देता, मगर मैंने सोचा कि गजाला बुरा न मान जाए। दरअसल इन तस्वीरों की वजह से मैंने तुम दोनों को बराबर वाले कमरे में रखा था। उसके तवज्जो दिलाने पर बात मेरी समझ में आ गई। उस कमरे की 3 दीवारों पर मर्दों और औरतों की बड़ी बड़ी रूमानी तस्वीरें आवेजा थीं। इन रंगीन तस्वीर की ओरियानियत किसी बिगड़े हुए मर्द के ज़ोक़े नज़र की तस्कीन का सबब बन सकती थी, लेकिन गजाला जैसी खानादार औरत के लिए वो तस्वीरें कासी फहश थीं। बिंगू ने सोच समझकर बिल्कुल सही फैसला किया था। मुझे इस बात से भी खुशी हुई कि उसके कमरे की फिजा में अल्कोहल की जरा भी बू नहीं थी। इसकी मंगवाई हुई 3 बोतलें अलमारी पर रखी हुई थी। अब निकलने की तैयारी करो। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो तुम दोनों रात का खाना लाहौर में खाओगे। कुछ देर के सकूत के बाद उसने कहा, हमें तैयार ही समझो। यह कहकर मैं मुस्कुराता हुआ उसके कमरे से निकल गया। हमें किसी फैशन शो में नहीं, अपने वतन वापस जाना था। वह मरहला इस कदर अहम था कि इसमें हमारी तैयारी की कोई अहमियत नहीं थी। हम जैसे और जिस हालत में थे इसी में सफर पर रवाना हो सकते थे। मैंने बाल संवार कर मोजे और जूते पहने, फिर हम दोनों अपने दस्ती सामान के साथ बाहर आ गए। मेरी आवाज लगाने पर बिंकू भी अपने कमरे की रोशनी गुल करके बाहर आ गया। इतनी देर में बाहर खासा अंधेरा फैल चुका था। मैंने एहतियात के तौर पर बीमगन ब्रीफकेस से निकाल कर अपनी जेब में डाल दी थी। गुसलखाने की दीवार पर जलते हुए बल्ब की रोशनी में
बिंगू ने दोनों दरवाजे मुकफ्फिल किए और हम तीनों पिकअप की तरफ बढ़ गए। वो देखने में ही बार बरदारी की बदवजह गाड़ी मालूम होती थी। सफर की इब्तिदा ही से एहतियात जरूरी थी, इसलिए हम दोनों पिकअप के पिछले हिस्से में सवार हो गए और बिंगू ने दरवाजा बंद कर दिया। खुली फिजा के मुकाबले में अंदर गहरी तारीकी थी। चंद सानियों बाद पिकअप का इंजन तेज गुर्राहट के साथ बेदार हो गया। वैन ने वसी आहते में यू टर्न लिया और फिर नाहमवार जमीन पर सुस्त रवि के साथ आगे बढ़ने लगी। हमें झटके लगने के अंदेशे की वजह से बिंगू तेज रफ्तारी के जोहर दिखाने से गुरेज कर रहा था। बिंगू ने हमें एक ऐसे मकान में रखा था जहां भैंसों वगैरह के बाड़े से आने वाली बदबू का राज था। पिकअप के अकबी कैबिन में दोनों आहनी दीवारों के साथ लंबी लंबी नशिस्तें ना हो थीं, तो वो भी मवेशियों को लाने और ले जाने के लिए ज्यादा मौजू थी। इसमें अजीब मिली जुली सी बसांत रची हुई थी। जब तक वो पिकअप अमृतसर के बारोनक इलाकों से गुजरती रही, हमें बाहर की आवाजें वगैरह सुनाई देती रहीं। बाडी की झुर्रियों से छिनकर कैबिन में आने वाली नाकाफी रोशनी भी इस घूर अंधेरे में गनीमत मालूम हो रही थी। रौनक और आबादी के वो सारे आसार थोड़ी देर में खत्म हो गए। मुझे पहले से अंदाजा था कि वो किसी एक समत में सफर किया जाए तो अमृतसर की शहरी हदूद ज्यादा देर तक साथ नहीं दे सकेगी। वीराने में पिकअप काफी देर तक पुख्ता सड़क पर दौड़ती रही। हम दोनों आमने सामने की लंबी नशिस्तों पर पाइप थामे खामोश बैठे हुए थे। मुझे ये पूरा सफर एक ख्वाब की तरह महसूस हो रहा है। कुछ देर बाद गजाला ने सकूत तोड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम भारत जाकर रावालों के हल्क में हाथ डालेंगे और मुख्तसर सी मुद्दत में इतनी कामयाबियां हासिल करके लौट आएंगे। ख्वाबों की बजाय हकीकत की दुनिया में रहो तो ज्यादा बेहतर होगा। सफर अभी खत्म नहीं हुआ, हम इसके सबसे खतरनाक मरहले से गुजर रहे हैं। दुआ करो कि थोड़ी देर बाद ये इम्तिहान खैर खूबी से मुकम्मल हो जाए। भारत की सरजमीन का आखिरी इंच भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बिंगू की बातें उम्मीद अफजा थी। वो इस सफर के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के कर्नल को 1000 रुपए पेशगी दे चुका है। वो इसी राह से गुजरेगा। मुझे उम्मीद है कि यह सफर खैर खूबी से कट जाएगा। मैं अभी से खुद को पाकिस्तान में महसूस कर रही हूँ। मैंने उसकी खुशफहमी पर कोई तबसरा नहीं किया। मेरी ख्वाहिशात गजाला से मुख्तलिफ नहीं थी। सब बातें भी मेरे सामने थी, लेकिन अमृतसर की शहरी हदूद से निकलते ही मेरे दिल पर एक अजीब सा इत्तराब तारी होने लगा था, जो किसी नागहानी खतरे की आमद का ऐलान था। पिकअप की रफ्तार कम होने लगी। मेरा तजर्बा बता रहा था कि पुख्ता सड़क खत्म होने वाली थी। गाड़ी हल्के से झटके के साथ मुड़कर कच्चे रास्ते पर उतर गई। चारों तरफ से बंद आहिनी कैबिन में महसूर होने की वजह से मैं बाहर की झलक भी नहीं देख सकता था। बस अंदाजे कायम किए जा सकते थे। मैं दिल ही दिल में हिसाब लगा रहा था कि हमें अगले 1 घंटे से भी कम मुद्दत में पाकिस्तानी इलाके में इस 0 पॉइंट पर पहुंच जाना चाहिए था जहां जलाल गाड़ी के साथ हमारा मुंतजिर होता। बंद कैबिन की फिजा में यकायक खुनकी का एहसास तैरने लगा। शायद गाड़ी आबादी और वीरानों को पीछे छोड़कर किसी खुदरू सरहदी जंगल में दाखिल हो चुकी थी। पिकअप की रफ्तार बहुत कम हो चुकी थी। खचकोलों से पता चल रहा था कि बिंगू स्टीयरिंग पर खासी मेहनत कर रहा था। सफर जारी रखने के लिए उसे बहुत तेजी से और बार बार गाड़ी का रुख मोड़ना पड़ रहा था। शायद वो सफर के किसी खतरनाक जोन में दाखिल हो चुका था, जहां गाड़ी के हेडलैम्प्स बुझा दिए गए थे। रात के अंधेरे में नजर आने की हद में कमी हो जाने की सूरत में हर छोटी से छोटी रुकावट अचानक सामने आती है और रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। कई बार गाड़ी इतनी तेजी से घूमी कि हम दोनों अपनी जगहों से फिसल कर फर्श पर गिरते गिरते बचे, मगर हमने उफ तक नहीं की। मुझे मालूम था कि बिंगू हमें दानिस्ता हल्कान नहीं कर रहा था। वो रफ ड्राइविंग उसकी मजबूरी बनी हुई थी। हाल्ट! बाहर इंजन के यकसान शोर में अचानक कोई करख्त इंसानी आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी ऊंची और ताहकमाना थी कि बेइख्तियार मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। ना जाने कौन चीखा था और किस पर चीखा था, मुझे पता नहीं चल सका। हमारी पिकअप बदस्तूर उसी बेढंगे अंदाज में आगे ही आगे रवां थी। ऊंची आवाज की बाज गश्त मादूम होने के बाद खौफ आवर फिजा पर वही मुहिब सन्नाटा छा गया, जिसमें पिकअप के इंजन के शोर के सिवा कोई और हलचल नहीं थी। हाल्ट! वही आवाज इस बार नीम वैश्याना अंदाज में गूंजी। मैं अपनी जगह तन कर बैठ गया। पिकअप चलती रही। इस बार ललकार की बाजगश्त खत्म होने से पहले ही कहीं से लगातार 2 फायरों की मुहिब आवाज सुनाई दी। इन फायरों का मंबा हमारी पिकअप से ज्यादा दूर नहीं था। इन 2 धमाकों के साथ टायर फटने का तीसरा धमाका सुनाई दिया और फिर यूं महसूस हुआ जैसे कयामत सी आ गई हो। पिकअप को टायर फटने से जबरदस्त झटका लगा और फिर वो उछलते उछलते अचानक रुक गई। बिंगू ने उसका इंजन बंद कर दिया था। मैंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तेजी से नीचे उतरने का इरादा किया, मगर आहिनी दरवाजे पर हाथ लगते ही याद आया कि वो दरवाजा बाहर से बोलट था। इस मजबूत बोलट को हटाए या काटे बगैर हम बाहर नहीं निकल सकते थे। खुदा खैर करे। गजाला के होंठों से सरसराती हुई तशवीश ज़दा आवाज बरामद हुई।
ऐसा मालूम हो रहा है जैसे फायर करके हमारी गाड़ी का अगला टायर फाड़ा गया है। फायर से पहले किसी ने बिंगू को 2 मरतबा ललकारा था। मैंने हैजान अमेज सरगोशी में कहा। इस हरामजादे ने वार्निंग की परवाह नहीं की। ऐसे जारहाना अंदाज में सिर्फ सरहदी मुहाफिज ही रोक सकते हैं। मालूम होता है कि हम सरहद के करीब पहुंच चुके हैं। इस वक्त सरहद, जन्नत और जहन्नुम सभी करीब हैं। मैंने इस्तरारी अंदाज में पिछले दरवाजे पर जोर लगाया जो बेसूद था। रुको और हाथ ऊपर उठा लो। इस बार कोई वैश्याना अंदाज में चीखा था, वरना मैं ब्रस्ट मार कर गिरा दूंगा। पिकअप का इंजन बंद होने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कायनात की नब्ज रुक गई हो। हर तरफ गहरा और मुहिब सन्नाटा था, जिसमें हर आवाज अपनी असल शिद्दत और तासुर के साथ सुनाई दे रही थी। बाहर से बिंगू के सांस की आवाज तक नहीं आई। फिजा 2 अफराद के दौड़ते हुए कदमों की थमक से गूंजने लगी। दौड़ते हुए कदमों की आवाजें तेजी से करीब आती जा रही थी। फिर वो थम गई। ओए मां के कसम, तूने हमारा काशन नहीं सुना था? एक अजनबी आवाज क्रख्त पंजाबी लहजे में गूंजी। इंजन के शोर में मेरे कान काम नहीं कर रहे थे। पहली बार बिंगू की सहमी हुई और मुदाफाना आवाज सुनाई दी। अभी तेरी हर चीज काम करने लगेगी। वो दूसरी जहरीली आवाज थी। इधर सरहदी जंगल में कहाँ जा रहा है? मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के कर्नल भूषण से इजाजत ली हुई है। कर्नल और जनरल मत बक, ये बता कि तू कहाँ जा रहा है? एजेंट है पाकिस्तान का। पहली क्रख्त आवाज गूंजी। गुफ्तगू के तेवर यकायक बहुत खौफनाक हो गए थे। बदकिस्मती बिंगू का पीछा कर रही थी। वो एक मरतबा फिर गलत आदमी उसे टकरा गया था। मैंने बेचैन होकर एक मरतबा फिर दरवाजे पर तबाह आजमाई की, लेकिन कोई चीज तस से मस न हुई। जब तक बाहर का फुलादी कुंडा लगा हुआ था, हम दोनों में से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। दोनों नवारदों के दुरुस्त लवल लहजे ने शायद बिंगू के औसान खता कर दिए। उसने हकलाते हुए कहा, मैं किसी का एजेंट नहीं हूं। फिर इधर अपनी माँ की गोद में जा रहा था। करख्तगी से कहा गया, या तेरा बाप बैठा है वहां बफर जोन में। देखो, मेरे माँ बाप तक न पहुंचो। तुमने टायर फाड़ कर पहले ही मेरा नुकसान कर दिया है। अभी टायर फाड़ा है, तूने जुबान नहीं खोली तो सब कुछ फाड़ देंगे। करख्त आवाज वाला धाड़ा। तो मुझे कर्नल भूषण के पास ले चलो, वहां मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। जमीन पर वजनी कदमों की मुख्तसर सी चाप सुनाई दी। फिर फिजा बिंगू की चीख से लर्ज उठी। शायद इन दोनों में से किसी ने बढ़कर बिंगू के जिस्म के किसी हिस्से पर शदीद सरब लगाई थी। मैं पिकअप के आयनी कैबिन में महबूस था। मुझे बाहर रूनमा होने वाले वाकयात के बारे में कुछ इल्म नहीं था। जो कुछ था बस मेरे अंदाजे थे। इनकी बिना पर मैं भी कोई कदम उठाने से कासिर था। कहाँ जा रहा था और गाड़ी में क्या है? बिंगू की चीख थमने पर क्रख्त आवाज गूंजी। मैं मर गया, बिंगू अजियतनाक आवाज में कराते हुए बोला। गाड़ी में कुछ नहीं है, तुम खुद पिछला दरवाजा खोल कर देख लो, पहले इसकी तलाशी ले लो। खतरनाक इरादे से निकला है तो हथियार भी साथ होगा। जहरीली आवाज में मशवरा दिया गया। कुछ देर के लिए फिजा में खामोशी छा गई। शायद बिंगू की जामा तलाशी का अमल शुरू हो चुका था। बड़ा नाज है तुझे अपनी निशाना बाजी पर, घर से सिर्फ चाकू लेकर निकला है। करख्त आवाज में तंज किया गया। फिजा में चटाक की पुरशोर आवाज गूंजी। इस जोरदार थप्पड़ को बिंगू खामोशी से पी गया और भराई हुई आवाज में बोला,